पुतिन साहब आए और पुतिन साहब वापस भी चले गए। बहुत छोटा सा उनका विजिट था, मुश्किल से एक नाइट का उनका स्टे था, एक दिन और एक रात। और काफी तेज गति से आए और काफी तेज गति से चले गए। घटनाक्रम कुछ इस किस्म के थे जहां पर इस पूरे विजिट को 70 की स्क्रीन पर इतना बड़ा करके दिखाया गया है कि जैसे दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पैदा हो गया है। और भारत और रूस मिलकर, और चीन साथ में ऑलरेडी उनके है, वहां पर रशिया के साथ में है, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया का दूसरा एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो गया है, जिससे कि अमेरिका और यूरोप जो है वो एक किस्म से उनके पैर कांप रहे हैं। इस किस्म की हेडलाइंस आ रही हैं। एक्चुअली हथियार वो बेचना चाहते हैं, तेल वो बेचना चाहते हैं, यूरेनियम वो बेचना चाहते हैं, टाइटेनियम वो बेचना चाहते हैं, न्यूक्लियर प्लांट वो बेचना चाहते हैं। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था टेबल पे जहां पर यह कहा जाए कि पुतिन साहब हमसे कुछ खरीदना चाहते थे। एक भी बात नहीं हुई। और भारत ने टेबल पे क्या रखा बेचने के लिए? कुछ भी नहीं रखा साहब। $4.9 बिलियन का एक पूरा हमारा एक्सपोर्ट है। टोटल हमारा एक्सपोर्ट दुनिया में $825 बिलियन का है। 825 में से $4.9 बिलियन का एक्सपोर्ट है। $70 बिलियन का दोनों का एक्सचेंज है। 65 प्लस 5 समझ लीजिए, उसको बढ़ा के 100 करेंगे तो 100 में भी रेशो तो वही रहने वाली है कि $95 बिलियन का उनका माल आएगा और $5 बिलियन हमारा जाएगा। हमें क्या मिला इसके अंदर? माल कौन बेच के गया? पुतिन एक मुस्कुराते हुए सेल्समैन की तरह आए, अपने माल को टेबल पे रखा, एग्जीबिशन लगाई और चले गए। और हम कहते हैं कि देखिए कितनी शानदार सफल हमारी पार्टनरशिप रही। In actuality, India was a net loser in this entire deal because nobody talked about what we are going to sell and what they are going to buy. यानी कि वो तो टेबल पे सब कुछ रख के चले गए और हम कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। और हम खुश हैं कि हमने वेस्ट को जवाब दे दिया, वेस्ट को ऐसा करारा जवाब। साहब $825 बिलियन में से $425 बिलियन का एक्सपोर्ट आपको अमेरिका और यूरोप को है। वहां से आपको यूरो और डॉलर मिलते हैं जिस पर आपकी दुनिया चलती है। आपको रशिया से क्या मिलता है साहब? कुछ भी तो नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप संबंध मत रखो, संबंध रखो, अच्छे रखो, खाना पीना खिलाओ, मुस्कुराओ, लेकिन उससे बिजनेस भी तो लो भाई। कुछ ले सकते हो क्या? लेकिन वो बिजनेस के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं था। हमारी झोली एकदम से खाली है। कहा जाए तो हमारे लिए तो पुतिन साहब का आना ना आना एक बराबर हुआ। ऐसे लग रहा था कि ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग वो थी, विजिट थी, और इस विजिट से अमेरिका को या टैरिफ दिखाया जा रहा है ट्रंप द्वारा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो जो कम जीडीपी वाला देश है और जहां पर डिफेंस के अलावा और कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, वो हमें क्या ऑफर कर सकता है? कुछ भी नहीं। रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, या हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। और इंपोर्ट जो है वो लिमिटेड टू डिफेंस या ये जो ऑयल है, इसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है। और इकोनॉमीज दोनों की जो है 5 ट्रिलियन नहीं है, एक की 3 के करीब है, एक की 4 है। तो 0 0 जो है प्लस 0 ही होता है। यानी जब एक दो छोटी इकोनॉमीज आपस में मिलती भी हैं तो वो कोऑपरेशन के वादे होते हैं, एक्चुअल देखा जाए तो कोई खास उसमें फायदा नहीं है। और रशिया जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि रशिया हमारे लिए यूनाइटेड नेशंस में कई बार हामी भर देता है। लेकिन इसके बावजूद अब ये आपने बताया कि टेररिज्म में हम कोऑपरेशन करेंगे। ये पहलगाम के मसले के ऊपर तो आप देख ही रहे हैं कि रशिया ने टेररिज्म को तो वो किया कंडेम, लेकिन पाकिस्तान जो पीछे था उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां पर भी रशिया की तारें जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान के साथ, इवन अफगानिस्तान के साथ। तो अब वो नहीं कुछ कहेंगे। और रशिया की इकोनॉमी का क्या हाल है यूक्रेन की इतनी देर की वॉर के बाद भी हम सब जानते हैं। रशिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं डेड इकोनॉमी हो चुकी है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा उस पर खर्चा हो रहा है वॉर के ऊपर। तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ फोटो खिंचवाने की एक अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा कोई ज्यादा मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा है इस विजिट में। तो भाई वो आके माल बेचता है अपना। हालांकि अब पूरा माल खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंडिया को अंदर से डर था, ट्रंप का डर था कि मैं मिलिट्री का कोई नई माल नहीं खरीदूंगा, खरीदूंगा तो कब मेरे ऊपर और सैंक्शंस ना आ जाए कहीं। बहुत अंदर से खौफ था। एक्चुअली मोदी एक्चुअली चाहते ही नहीं थे कि विजिट हो, क्योंकि मोदी के पास देने को कुछ नहीं है और मोदी एक्चुअली कुछ खरीदना भी नहीं चाहते थे। बट पुतिन वांटेड टू सेल एक्चुअली,
एंड ही केम हियर एंड प्रेशराइज्ड। और पेस्कोव ने पहले कह दिया था, 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, जो दिमित्री पेस्कोव है, उन्होंने धमका दिया था कि भैया चीन के साथ तो हमारा नो लिमिट एग्रीमेंट, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम तो आपके साथ, इंडिया के साथ किसी भी हद तक जाने को तैयार है, फैसला आपको करना है कि आप किस हद तक हमारे साथ जाने को तैयार हो। तो दैट वाज अ वार्निंग, दैट वाज धमकी एक्चुअली देखा जाए तो पहली बार रशिया इम्पेशेंट नजर आया कि आप हमसे कुछ लेते नहीं हो, सिर्फ बातें कर रहे हो। ना Su-57 हम बेच पाए हो, ना Su-75 बेच पाए, ना S-400 500 के और यूनिट्स हम खरीद पाए। ये प्रेशर में है मोदी बहुत ज्यादा। एक खास बात और भी थी, पुतिन अपने साथ एक बहुत सारे बिजनेसमैन का डेलीगेशन लेके आता है, लेकिन हमारी ओर से तो साहब बिजनेसमैन तो कभी होते ही नहीं मोदी जी के डेलीगेशन में, वहां तो सिर्फ बाबू लोग होते हैं। तो हमारे लोगों की वहां क्या मुलाकात हुई होगी, वो उसने लेके आए थे डेलीगेशन कि वो इंडिया को अपना माल बेच सके। लेकिन भगवान जाने अब बिकेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि ट्रंप का प्रेशर है। लेकिन चीजें ट्रिकी हैं, जो दिखाई दे रही हैं रेटोरिक के रूप में, ऑप्टिक्स के रूप में, वो सिर्फ दिखाई दे रही हैं। और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। अल्टीमेटली घूम फिर के आपको दुनिया में सरवाइव करने के लिए रोटी चाहिए। रोटी आपको रशिया से नहीं मिलती है सब। रशिया हमसे रोटी कमाता है, चीन हमसे रोटी कमाता है माल बेच के, हम माल बेच के यूरोप और अमेरिका से रोटी कमाते हैं। तो अगर वो गुस्सा होंगे तो स्वाभाविक है। यूरोप देख रहा था कि इंडिया प्रेशर डाल सकता है इसके पुतिन के ऊपर, इंडिया ने प्रेशर नहीं डाला, इंडिया ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, हम शांति के पक्ष में हैं। आपने एक बहुत हमारे लिए खतरा बड़ा कर दिया है कि आपने चाइना, रशिया और पाकिस्तान को एक कर दिया। और आप ये देखिए कि यूएस जो है उसका चाइना और रशिया के साथ कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने कितना बेहतर अपना एक अंडरस्टैंडिंग करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है, और खास करके भारत को बता दिया है कि आई एम द बिग ब्रदर ऑफ एवरीबडी। हो या नहीं हो, मगर बताया है। मोदी जी की वो झप्पी पप्पी वाली जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उसकी वजह से आज हमारे को ये दिन देखने पड़ रहे हैं जहां हम सबको, नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स को भी ये दिखाई दे रहा है कि हमारे ऊपर खतरा चीन और पाकिस्तान का, और हमारे ऊपर दबाव इधर से चाइना का, और जो हमारा सबसे पुराना दोस्त है उसके साथ रिश्तों में कहीं खटाई है। क्योंकि एक आज तक की पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जब से आपका कार्यकाल शुरू हुआ, उसमें बताइए कि सबसे बेहतर कौन, किसके साथ आपका रहा है। ये कोई सवाल नहीं था पूछने का, वो कोशिश कर रहे थे एक व्यक्ति की चाटुकारिता में उनका यशगान करवाने की। तो जिसने अपयश पूरे देश को दिया है, उसका यशगान उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कह दिया कि मतलब ये इनडिसेंट और एम्बैरेसिंग क्वेश्चन है। हमारे पास आगे को कुछ खास देने के लिए नहीं है दुनिया के लिए, जैसे हमारी एक्सपोर्ट डाउन जा रही है, बल्कि हमारी जो एक्सपोर्ट डाउन का फायदा जो है बांग्लादेश जैसे उठा रहे हैं। बांग्लादेश और वियतनाम की जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आप अमेरिका की मार्केट में चले जाएं, मैक्सिमम आपको कपड़े बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन वियतनाम, मेड इन वो मिलेंगे। बोलते हैं रशिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि इंडिया डील क्या करे उसके साथ में, क्योंकि रशिया सिर्फ वो ट्रेडिशनल ऑयल, गैस और मिलिट्री को छोड़ दो छोटा मोटा, उसके पास कुछ है नहीं। जो नई टेक्नोलॉजी का फील्ड है, एआई, सेमीकंडक्टर, आईटी, सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हार्डवेयर, कहीं भी रशिया है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है एक्चुअली। तो कहता हम डील क्या करें उसके साथ, वो हमसे माल कुछ खरीदता नहीं। हम उससे कहते हैं कि आप हमारा माल खरीदिए, वो हमारा माल खरीदने को तैयार नहीं है। हमारे पास कमोडिटीज के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। और अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स या न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए या तो फिर वो चाइना बैठा है या कोई और बैठा है, वो उससे ले लेते हैं। तो हमारे पास देने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत। और जो कुछ हासिल कर सकते थे, हमारी हासिल करने की क्षमता खत्म हो गई। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जिसको हम लगा सकते थे अपनी लेबर शक्ति को, वो हमने नहीं लगाया। हमने क्वालिटी पे जोर नहीं दिया, रिसर्च पे जोर नहीं दिया। तो हमारे पास देने के लिए क्या है? आज दुनिया को लेने के लिए क्या चाहिए? दुनिया को लेने के लिए वो चाहिए ना जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे से अपग्रेड हो, हम उससे कुछ लेंगे ना। हमारे से अपग्रेड कौन बैठा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूरा कब्जा चाइना का है। पूरी दुनिया के अंदर शायद 60-70% का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना के भेज रहा है, और आने वाले 2030 तक बहुत बड़ा निर्यातक हो जाएगा वो। क्योंकि हमने उस अपनी व्यापारिक, अपनी घरेलू राजनीति के चक्कर में पिछले 30-35 साल हमने जो राजनीति की है अपने देश के अंदर, घरेलू राजनीति की है, मंदिर मस्जिद की राजनीति की है, नफरत की राजनीति की है, हम उसमें फंस चुके हैं।
इसलिए हम उस चक्कर में फंसे हुए, हमारे पास जब भी हम व्यापार विदेशों से बात करेंगे तो हम घाटे में ही रहने वाले हैं, ये तो बात पक्की है। और वैसे कल की एक घटना जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पुतिन और मोदी की बात थी, लेकिन उससे बड़ी एक और भी घटना साथ में घट रही थी जिसके ऊपर सारी दुनिया की नजर थी, और वहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। एक्चुअली पिछले 2 दिन से दो शख्स की मुलाकात हो रही है बीजिंग के अंदर, एक जिनपिंग की और मैक्रो साहब की, और उसके ऊपर दुनिया का सारा टीवी मीडिया केंद्रित है इस टाइम। हमें लगता है कि सारा टीवी मीडिया हमारे ऊपर केंद्रित है, ऐसा नहीं है, उन पर केंद्रित है। मैक्रो साहब बीजिंग की यात्रा में है, और 2012 के बाद मैक्रो ने वो कर दिखाया, अपना जिनपिंग ने, जो आज तक उन्होंने कभी नहीं किया था पिछले 13 सालों में। वो पहली बार बीजिंग में स्वागत करके मैक्रो साहब का और उनको आईने में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैक्रो को जिनपिंग साहब जो है फ्लाई करते हैं वहां से लेके बीजिंग से, और चेंगडू जाते हैं जो साउथ वेस्टर्न प्रोविंस है, सिचुआन जो प्रिंस है उसकी वो शायद राजधानी एक मेजर सिटी है, वो वहां जाते हैं और वहां भी उसका वेलकम करवाते हैं। तो फ्रांस को आईने में उतारने की कोशिश कर रहा है इस टाइम सो कॉल्ड जिसे कहते हैं जिनपिंग, और फ्रांस ने कहा कि आप आइए जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कीजिए। और वहां पे मैक्रो ने एक बात की जिनपिंग से, यू आर द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु कैन इन्फ्लुएंस द पुतिन टू स्टॉप द वॉर। आप वर्ड देखिए, अब मैक्रो साहब कुछ कहें तो मैक्रो बड़ी हस्ती, कोई छोटी हस्ती तो है नहीं है, सुपर पावर, फ्रांस का यूएनएससी का मेंबर है। तो ऐसा नहीं कि पुतिन और मोदी का घटनाक्रम सबसे ऊपर था, साइमल्टेनियसली वो पिक्चर के पर्दे पर एक दूसरी पिक्चर भी चल रही थी जिसे हम देखना नहीं चाह रहे, और वो दुनिया की सबसे बड़ी इवेंट के रूप में आया, क्योंकि जिनपिंग भी अपने आप में छोटी हस्ती नहीं है। तो ये पोजिशनल स्ट्रेंथ की जो बात कर रहा था ना, वो वहां से निकल के आ रही है। दे आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज अपॉन, तो हम थोड़े साइड लाइन है, हमारी कोई एक्चुअली वहां पर 70 mm के पर्दे में हमारी कोई पहचान नहीं है, हम कोई एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं है। देखिए, हम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर तो थे ही नहीं, पिछले 11 साल में सिर्फ दिखाया गया है। तो की क्या हालत होगी, पहले वो ट्रम्प की तस्वीर की पूजा करते थे, अब पुतिन की तस्वीर की पूजा कर रहे हैं। वो 2 महिलाएं बहनें जो हैं वो गई थी वहां पे क्रेमलिन, वहां पे जाके उनके इंटरव्यू के सब चला रहे हैं छोटे छोटे क्लिप। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को अब सब पता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो चीन और फ्रांस का पूरा इस वक्त अग्रीमेंट्स हुए होंगे या जो कुछ भी हुआ है वो हमारी तस्वीरों में नहीं आया, बिल्कुल सही, मैंने भी उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन उससे ये बात तो साफ है ना कि हम केवल केटर करते हैं अपने वोटर को बेवकूफ बनाने में, उसमें देश गया भाड़ में। बिल्कुल, आपने एक इंटरव्यू का जिक्र किया, एक महिला का जो पुतिन साहब का इंटरव्यू कर रही थी और वहां मोदी जी के कशीदे पढ़े जा रहे थे, और वो शायद पुतिन साहब को कुछ पसंद नहीं आया था उस बारे में कुछ, तो वहां पर काफी ट्रोलिंग भी चल रही है उनकी। मैं क्या कहूँ, दुनिया को सबको पता है।